गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर प्रीवियस 90 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। NMBTC जो वैकेंसी प्रिपरेशन के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, साथ ही साथ में ऑल स्टेट के लिए ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर बात करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 91 के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी बीमारी में बच्चों में रेस्पिरेटरी तंत्र संबंधी, श्वसन तंत्र संबंधी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है, ए के अंदर लिखा हुआ है निमोनिया। हाँ, निमोनिया एक रेस्पिरेटरी संबंधी तंत्र से बीमारी है और इसके अंदर निमोनिया के लक्षण देखने को मिलते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी से संबंधित लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा, उसके बाद में बोलते हैं पोलियो। वो पोलियो के अंदर क्या होगा? पोलियो एक पोलियो वायरस की वजह से होता है, जिसके अंदर पैरालाइसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, पैरालाइसिस। ठीक है, इसके रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है। ये चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर होने वाला बीमारी है। तो विटामिन डी की कमी से दो प्रकार की कंडीशन होती है। एक तो एडल्ट के अंदर ओस्टियो पोरोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगा, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और चिल्ड्रन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? रिकेट्स वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो किसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है? रिकेट्स के बारे में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। चिल्ड्रन के अंदर पूछेंगे तो रिकेट्स होता है, और एडल्ट के अंदर पूछते हैं तो ओस्टियो मलेशिया या ओस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन होती है, ये बीमारी होती है। और विटामिन डी की कमी से, सॉरी विटामिन सी है, उसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। 91 का क्या राइट है? ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, इसके अंदर बात करते हैं निम्नलिखित में से थैलेसीमिया के बारे में सही है। थैलेसीमिया के बारे में सही क्या है? देखिएगा, ये एक आयरन की अधिकता से होता है क्या? इसमें बच्चों को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। ये बैक्टीरिया जनित संक्रामक बीमारी है। इसमें चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होता रहता है। तो ये तो वाली कंडीशन हीमोफीलिया के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है ना, हीमोफीलिया के अंदर ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, डी वाला ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद में इसमें बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि थैलेसीमिया के अंदर बोन मेरो है, उसका डिफेक्ट की वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो बच्चों को क्या है, ब्लड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जिसमें बार बार ब्लड है वो ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बीटी करना पड़ता है। इसमें बीटी करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखो, 93 के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। देखो, डाउन सिंड्रोम जिसके अंदर क्रोमोसोम आप जानते हैं कि ट्राइसोमी 21 की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। ट्राइसोमी कितना नंबर की? ट्राइसोमी 21। ठीक है, जिसमें नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं, परंतु इसके अंदर 21 ट्राइसोमी है, उसकी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस डाउन सिंड्रोम के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? आप जानते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जिसकी वजह से बहुत सारे वेरिएशन है, साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम में चपटी नाक, बुद्धि के लेवल में कम होना, छोटे व चौड़े हाथ पैर होना, उपरोक्त सभी। हाँ, तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन जो डाउन सिंड्रोम है, वो मोस्ट कॉमन जो फर्स्ट टाइप की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, फर्स्ट टाइप की मोस्ट कॉमन। और सेकेंड के अंदर कौन सा क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी होती है? एडवर्ड के अंदर कितने ट्राइसोमी एक्स्ट्रा हो जाता है? 18 नंबर का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर लिखा हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में पाए जाने वाले लक्षण हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या लिखा हुआ है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसके अंदर सूजन है, सीरम एल्यूमिनियम लेवल में कमी है, मूत्र के साथ में प्रोटीन आना है, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ये मैंने आपको कई बार बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवेक के अंदर डालिएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, टोडलर से आप क्या समझते हैं। पहली फर्स्ट क्लास हुआ था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जिसके अंतर्गत मैंने आपको एज ग्रुप लिखाया था, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले लिखाया था जाइगोट, उसके बाद में एम्ब्रियो, उसके बाद में फिटस, इसके बाद में इन्फेंट, इसके बाद में टोडलर, उसके बाद में प्री स्कूल एज और उसके बाद में स्कूल एज और उसके बाद में एडोलसेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी बातें लिखाई हुई है कि किस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर टोडलर के बारे में पूछा जा रहा है। ये पूरा देखने के लिए आपको वीडियो नंबर 1 है ना, चाइल्ड हेल्थ का वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो टोडलर के अंदर 1 से 3 साल के उम्र के बच्चों को बोलते हैं, टोडलर के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या है, 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे जिसको इन्फेंट कहा जाता है, शिशु कहा जाता है, ठीक है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल एज बोलते हैं, प्री स्कूल एज, ठीक है। माँ के गर्भ में मौजूद होता है तो उसको तो ये गेस्टेशनल एज हो गया, ठीक है। गेस्टेशनल एज के अंदर 3 फेस आती है, जिसके अंदर ZEF जाइगोट, एम्ब्रियो और फिटस, ये 3 होती है, और जिसके अंदर भी मैंने आपको लिखा दिया था, ठीक है। ऐसे और 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को है ना, 1 से 3 ईयर जिसको टोडलर बोलते हैं, तो इसके अंदर D इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर लिखा हुआ है, स्कूल पूर्व बच्चों में से आप क्या समझते हैं। स्कूल पूर्व बच्चे जो 3 से 6 ईयर के एज ग्रुप होती है, कहाँ है कहीं पे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में, हाँ, इसके अंदर ये B इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बारे में दूसरे तो हम आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखिएगा 97 वाला क्वेश्चन। 97 बच्चों में पाई जाने वाली निम्न संक्रामक बीमारियों में से कौन सी मुख्य रूप में बिंदुक संक्रमण द्वारा फैलती है। मैंने बच्चों आपको कई बार बताया है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जिसके अंतर्गत ये रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर फैलने वाली सबसे ज़्यादातर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। जब कोई व्यक्ति खांसी करता है, जब सींखता है, जब बातें करता है, जब हंसता है, तो ऐसी कंडीशन में ड्रॉपलेट संक्रमण है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और उसके बाद में हेपेटाइटिस ए और उसके बाद में डी में है ए और सी दोनों। तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, खसरा क्या मतलब, मीजल्स। तो मीजल्स के अंदर ये देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप ध्यान में रखना है, इसका B इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, B इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 98 में है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया के बारे में सही वाक्य है। हीमोफीलिया एक आप जानते हैं कि कोगुलेशन फैक्टर नंबर 8 को, कितने नंबर का फैक्टर, 8 नंबर का कोगुलेशन फैक्टर है, वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है ना, उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। और इसके अंदर फैक्टर नंबर 8 है जिसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, उसकी कमी हो जाती है। और ये 8 नंबर का कोगुलेशन फैक्टर ब्लड के क्लॉट के अंदर में से है, और जिसकी वजह से क्या है, ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होती रहती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या राइट, इसके अंदर एक मिनट, इसके अंदर क्या राइट होगा, देखो इसके अंदर क्या राइट होगा, इसमें चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होता रहता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर D इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें चोट लगने पर लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, तो इसके अंदर D इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पेंटावेलेंट के टीके की डोज कितनी होती है। देखो पेंटावेलेंट की डोज के बारे में बात करते हैं।
पेंटावेलेंट। पहला पेंटावेलेंट जिसके अंतर्गत डीपीटी उसके बाद में हेपेटाइटिस और हिब ये 5 प्रकार की वैक्सीन है जो दिया जाता है। ये 0.5 ml कितना देते हैं 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर रूट से ये जाएगा। ठीक है, तो 0.5 ml इसके अंदर सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पेंटावेलेंट का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 101 के अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ है अंत गर्भाशय वृद्धि मंदता, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा, फुल फॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंत गर्भाशय वृद्धि मंदता वाले शिशु जन्म के कारणों में शामिल है। मतलब बच्चे का जो जन्म होता है तो बच्चों के जन्म के अंदर क्या होता है कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जब बच्चा है माँ के गर्भ में है तो उस कंडीशन में प्रॉपर रूप से ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कई ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा IUGR के अंदर गर्भाशय के दौरान महिला में प्रसव पूर्व रक्तस्राव की उपस्थिति, ब्लीडिंग हो रही है, गुणसूत्रीय एबनॉर्मलिटी, हाँ ये गर्भवती महिला में नशे की लत की मौजूदगी, हाँ तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर। ये डी सारे लक्षण देखने को मिलते हैं तो बच्चे की ग्रोथ है वो क्या है रुक जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो आपको IUGR इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और इसकी मंदता में कौन कौन से कारण शामिल हो सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, तो इसके अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में बात करते हैं। देखो, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन वाले शिशु में उत्पन्न समस्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब बच्चा की ग्रोथ है वो गेस्टेशन एज में प्रॉपर रूप से नहीं हुई है, परंतु उस कंडीशन में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन जन्मजात विकृतियाँ। हाँ, जब बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई है तो जन्मजात विकृतियाँ होने की संभावना रहती है। जन्म के समय श्वास रोध की उपस्थिति मतलब सांस में तकलीफ होगी, हाँ एस्फेक्सिया वाली कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। नवजात में हाइपोथर्मिया की उपस्थिति, हाँ जब बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर रूप से नहीं हुई है तो हाइपोथर्मिया मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो सकता है। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। इसके अंदर लिखा हुआ है पेंटावेलेंट का टीका कब लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेंटावेलेंट के अंदर 5 प्रकार के वैक्सीन एक साथ में एक ही वायल के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर ये 0.5 ml दिया जाता है, ये इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, और उसके बाद में ये 6वें 10वें और 14 सप्ताह पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो 3 टीके लगाए जाते हैं। कब कब लगाए जाते हैं, एक तो 6 वीक्स पे, एक 10 वीक्स पे, एक 14 वीक्स पे। ठीक है, तो 6, 10 और 14 वीक्स पे जो पेंटावेलेंट है इसके टीके लगाए जाते हैं। टोटल डोज कितनी लगाएंगे, 3 लगाएंगे। ठीक है, कितना ml लगाएंगे, 0.5 ml। कौन से रूट से लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर रूट से। ठीक है, तो इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 के अंदर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा टीका 9 मंथ पर उम्र में लगाया जाता है। 9 मंथ की उम्र में लगाया जाता है। पेंटावेलेंट नहीं, पेंटावेलेंट तो 6, 10 और 14 वीक के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, खसरे का टीका हाँ 9 मंथ पे मिजल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, मिजल्स का वैक्सीन है वो 9 मंथ पे लगाया जाता है। OPV बच्चों ध्यान रखना, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ओरल पोलियो वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन नहीं, ये भी नहीं लगाया जाता। तो इस प्रकार से मिजल्स के 9 मंथ पे लगाया जाता है, और उसके साथ में विटामिन ए की डोज भी दिया जाता है। ध्यान रखना, विटामिन ए की डोज दिया जाता है। तो विटामिन ए की डोज कितनी देते हैं इसके बारे में भी ध्यान रखना है। पहली डोज कितना देते हैं, दूसरी डोज कितना देते हैं।
पहले कितना देते हैं, फर्स्ट डोज दो देते हैं वो 1 लाख देते हैं, कितना देते हैं 1 लाख, और उसके बाद में दूसरा कितना देते हैं 2 लाख देते हैं। उसके बाद में 5 ईयर तक फिर 2 लाख देते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पीलिया के बारे में। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 105, पीलिया के अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पीलिया के बारे में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, पीलिया से आप क्या तात्पर्य है, पीलिया क्या है। तो पीलिया का मतलब आप जानते हैं, कई बार मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। पीलिया का मतलब आप बोलते हैं जॉन्डिस, JAUNDIC, और जॉन्डिस पूछते हैं तब आप बोलते हैं कि पीलिया। नहीं, बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया, है ना, ये वर्ड ध्यान रखना, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसको पीलिया बोलते हैं। और इसके अंदर स्किन का कलर कैसे हो जाता है, येलो हो जाता है। स्किन का कलर कैसे हो जाता है, येलो हो जाता है, मतलब स्किन कैसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन पीलिया के अंदर देखने को मिलता है। तो किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त एंटीजेंस के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण होने की प्रक्रिया, ये तो इम्यूनिटी के अंदर है। गर्भ शिशु में ऊतकों और सीरम की कैविटी में कोशिका द्रव्य का असामान्य रूप से एकत्रित होना नहीं। रक्त में बिलीरुबिन की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर स्किन तथा श्लेष्मा झिल्ली का रंग पीला हो जाता है। हाँ, ये इसके अंदर सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर क्या आंसर रहेगा, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। और डी के अंदर तो ऐसे शिशु जो गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही पैदा हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्री टर्म बेबी। जिसको क्या बोलते हैं, प्री टर्म बेबी बोलते हैं, प्री टर्म बेबी। ठीक है, ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, प्री टर्म बेबी। देखो, जो बच्चे का जन्म होता है वो 37 से लेकर के 40 वीक्स के बीच में होता है, तो ये टर्म कंडीशन होती है। इसको क्या बोलते हैं, टर्म कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, यदि बिलो द 37 वीक्स पे जन्मता है तो उसको बोलते हैं प्री टर्म बेबी। ठीक है, प्री टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। यदि बच्चे का जन्म 42 वीक्स के बाद में होता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म बेबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जैसे ही वर्ड आता है तो टर्म कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में बच्चे, ये जो नॉर्मल गेस्टेशन एज होता है बच्चे का जन्म लेने का, ठीक है, उसे पहले लेता है तो उसका प्री टर्म बेबी हो जाएगा। यदि उसके बाद में लेता है तो उसको पोस्ट टर्म बेबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इतनी बातें भी आपको क्या रखना है, इसके साथ साथ में याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से नवजात में श्वास रोध का कारण है। मतलब श्वसन में दिक्कत होती है, एस्पेक्सिया वाली कंडीशन होती है, तो क्या कंडीशन होती है, क्यों होती है, क्या कारण है। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं में प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया की उपस्थिति, हाँ, इसकी वजह से हो सकता है। और इसमें पोस्ट परिपक्वता है ना, मतलब उसका मैच्योरेशन वो प्रॉपर रूप से नहीं हुआ है, अवरोधिक प्रसव है या उपरोक्त सभी, तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने बच्चों आपको इक्लेप्सिया और फ्रीक्लेप्सिया, जिसके अंतर्गत आपको पहले सिम्टम के बारे में लिखा दिया था कि ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज महिला के अंदर बीपी है, प्रोटीन यूरिया है, हाइपो एल्बुमिनेमिया है, उसके बाद में कन्वल्सन है, कोमा है, ये इक्लेप्सिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लक्षण किसके अंदर देखने को मिलते हैं, प्रीक्लेप्सिया के अंदर और इक्लेप्सिया के अंदर। जो साइन एंड सिम्टम है उसको अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसके अंदर आंसर 106 का आंसर क्या हो गया, डी इज ए करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 107 में है, रिससिटेशन के दौरान नवजात के शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए उपाय किया जाता है। एक पुनर्वास के दौरान नवजात के शरीर का तापमान सामान्य रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, डिलीवरी रूम को गर्म रखना, हाँ, ये तो रखना जरूरी है।
नवजात के शरीर को ड्राई रखना ये भी ज़रूरी है। आवश्यकता अनुसार रेडिएंट वार्मर का उपयोग करना, हाँ ये भी रेडी है। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो 107 का क्या आंसर रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। इसके अंदर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा टीका 6 सप्ताह की उम्र पर लगाया जाता है? ठीक है, तो इसके अंदर आंसर 6 सप्ताह पे जो लगाया जाने वाला टीका है वो कौन सा है बताइएगा। इसके अंदर आप एक बार देखिएगा, ए के अंदर लिखा हुआ है पेंटावेलेंट, बी के अंदर लिखा हुआ है रोटावायरस, सी के अंदर लिखा हुआ है ओपीवी, डी के अंदर लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 108 के अंदर क्या राइट है बच्चों? देखिएगा, तो ये जो सारे जो टीके हैं वो भी एक 6 सप्ताह पे लगाए जाते हैं। पेंटावेलेंट भी लगाते हैं, रोटावायरस भी लगाते हैं, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन भी लगाते हैं। तो उपरोक्त सभी डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चों एक बार आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS इसके बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड आएगा। निम्न में से बच्चों में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है, बच्चों के अंदर नहीं होती है। संक्रामक बीमारी लिखा है कम्युनिकेबल बीमारी, जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं संक्रामक बीमारी। उसके अंदर हैजा, ये तो संक्रामक बीमारी है, ये वाटर से फैलने वाली बीमारी है, ये रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। उसके बाद में डिप्थीरिया भी रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कैंसर दूसरे को स्प्रेड नहीं होती है, जिस मरीज़ को है उसी को ही रहता है, तो ये संक्रामक बीमारी नहीं है। तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इसके अंदर ये लिखा हुआ है पीलिया के अंदर 2 प्रकार के पीलिया होता है। एक तो होता है पैथोलॉजिकल, देखो जॉन्डिस है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, और एक होता है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, एक होता है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, पैथोलॉजिकल जिसमें पैथो है मतलब बीमारी के कारण, किसी बीमारी के कारण होता है, और तो पैथोलॉजिकल है मतलब किसी बीमारी की वजह से है। तो पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है वो बिफोर 24 आवर्स है ना, 24 घंटे से पहले बच्चे के जन्म होने से 24 घंटे तक, जो पीलिया के लक्षण देखने को मिलते हैं वो होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर। और 24 घंटे के बाद में पीलिया के लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। बस ये बड़ा अंतर इसके अंदर यही है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर 24 घंटे तक, प्रथम 24 घंटे तक पीलिया के लक्षण देखने को मिलेंगे, मतलब बीमारी के कारण उसको क्या है? दिक्कत हो रही है, तो जन्म होते ही उसको लक्षण देखने को मिलते हैं, पैथोलॉजिकल होगा, मतलब डिजीज कंडीशन की वजह से होता है। फिजियोलॉजिकल जिसके अंतर्गत 24 फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या होता है कि 24 घंटे के बाद में जो पीलिया के लक्षण देखने को मिलते हैं उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैथोलॉजिकल पीलिया के बारे में सही है। पैथोलॉजिकल में मैंने क्या बताया कि प्रथम 24 घंटे के अंदर जो पीलिया के लक्षण देखने को मिलते हैं वह जन्म के दूसरे या तीसरे दिन पे उत्पन्न होते हैं। नहीं, ये दूसरे तीसरे तो फिजियोलॉजिकल होगा। ये जन्म के 24 घंटे के अंदर ही उत्पन्न हो जाता है। हाँ, ये बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें अधिकतम सीरम बिलिरुबिन नहीं, इसमें पीलिया के प्राय नवजात के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं, तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से बच्चों में 5 to 6 माह की उम्र में एक बालक में दिखाई देने वाला विकासात्मक माइलस्टोन नहीं है। देखो 5 से 6 मंथ की एज ग्रुप के अंदर जो माइलस्टोन है वो एक माइलस्टोन है वो नहीं है। कौन सा नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। सहारा देने पर लंबे समय तक बैठ सकता है। हाँ, 5 से 6 मंथ के अंदर ये बैठ सकता है, तो ये तो सही राइट है। ठीक है, दूसरा है लिखा हुआ है निचले इंसाइजर दांत आना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, 6 मंथ पे जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर, जिसको मैंने LIC लिखा है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर है
वो आने लग जाता है 6 मंथ के अंदर। अजनबियों को देखने पर एंजाइटी प्रदर्शित करता है, हाँ ये भी करता है, ठीक है। उसके बाद में डी के अंदर लिखा हुआ है वजन का 3 गुना हो जाना, ठीक है। वजन का 3 गुना हो जाना 5 मंथ में नहीं होता है, 5 to 6 मंथ के अंदर तो वजन डबल होता है, ठीक है, डबल होता है, ठीक है। ट्रिपल तो होता है 9 to 12 मंथ, ठीक है, 9 to 12 मंथ या 1 ईयर के अंदर ट्रिपल होता है, ठीक है। डबल कब होता है? 5 to 6 मंथ के अंदर डबल होता है। जन्म के अंदर कितना होता है? 3 kg होता है। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसोफेजियल एट्रेसिया के बारे में सही वाक्य है इसोफेजियल एट्रेसिया। अब इसोफेजियल एट्रेसिया के बारे में बात करें, इसमें इसोफेगस ब्लाइंड एंडेड पाउच के रूप में पाई जाती है। इसमें ट्रेकिया और इसोफेगस के मध्य असामान्य कनेक्शन होता है। इसमें अमाशय और छोटी आंत के बीच में पाए जाने वाले अत्यधिक संकरा हो जाता है, नहीं। इसके अंदर सही आंसर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसोफेगस ब्लाइंड एंडेड पाउच के रूप में पाई जाती है, ठीक है। इसोफेगस के अंदर क्या होता है कि अट्रेसिया वाली कंडीशन है तो पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लॉकेज देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा बी के अंदर जो लिखा हुआ है ट्रेकिया और इसोफेगस, इसके बीच में जो असामान्य जो कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, TEF, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर ये है ट्रेकिया, सॉरी उसके बाद में ये है पहले वाला है क्या है ये, इसके बीच में इस प्रकार से कनेक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो ये है ट्रेकिया और ये है इसोफेगस, तो इसके बीच में क्या है ये कनेक्शन होता है इधर से इधर तक, तो उसको बोलते हैं ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। तो फिस्टुला के अंदर एक ध्यान रखना, फिस्टुला के अंदर होता है कनेक्शन और अट्रेसिया के अंदर होता है ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड फीडिंग से आप क्या समझते हैं? डिमांड फीडिंग आप जानते हैं कि जो फीडिंग करवाते हैं बच्चे को, बच्चे को फीडिंग करवाते हैं, जैसे जन्म से 24 घंटे तक 2 से 3 घंटे के अंदर, ठीक है ना, बच्चे के जन्म से लेकर के 24 घंटे तक 2 से 24 घंटे तक 2 से 3 घंटे के इंटरवल में फीडिंग करवाते हैं। उसके बाद में 24 घंटे के बाद में 3 से 4 घंटे के इंटरवल में क्या करते हैं? फीडिंग करवाते हैं। साथ ही साथ में जब बच्चा रोता है तब उसको और फीड करवाते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं डिमांड फीडिंग के नाम से जाना जाता है, डिमांड फीडिंग के रूप में जाना जाता है। मतलब 3 से 4 घंटे के इंटरवल से तो बच्चे को फीड करवाएंगे करवाएंगे, परंतु और भी बीच में रोता है ना, तो ऐसी कंडीशन में फीड करवाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं डिमांड फीडिंग। बच्चे के भूखा होने पर ही उसे दूध पिलाना, बच्चे की माँ की छाती से चिपटा कर रखना, बच्चे को पहला हरा पीला मल और उसके बाद बच्चे में अपचित भोजन को बाहर निकालना, ठीक है, भूखा होने पर उसे दूध पिलाना, ठीक है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? बच्चा क्राई करेगा, ठीक है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114, 114 के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है बच्चे का सिर सामान्य से बड़ा होना, ठीक है, निमोनिया कहते हैं? नहीं। हाइड्रोसेफेलस, हाँ हाइड्रोसेफेलस, जिसके अंदर हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, तो ब्रेन में पानी भर जाएगा तो ब्रेन कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्लेफ्ट प्लेट एक बर्थ डिफेक्ट के अंदर आता है। इसके अंदर जो माउथ के ऊपर वाली जो प्लेट है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एक तो है क्लेफ्ट प्लेट और एक है क्लेफ्ट लिप्स, दोनों का ही दिक्कत होता है, ठीक है। माइक्रोसेफेली मतलब हेड है वो क्या हो जाता है? स्मॉल रहता है। वह माइक्रो के अंदर हेड क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। हाइड्रो के अंदर हेड क्या रहेगा? लार्ज रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पेटेंट डक्ट आर्टियोसिस से आप क्या समझते हैं? मैंने बच्चों आपको कई बार बताया हूँ, इसके अंदर तो मैंने आपको कई बार बताया हूँ, थ्योरी के अंदर भी बताया था पेटेंट डक्ट आर्टियोसिस, PDA। इसको PDA फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? जन्म के बाद बच्चे में पल्मोनरी आर्टरी PA, ठीक है, और महाधमनी के बीच में असामान्य कनेक्शन का पाया जाना, ठीक है। वो एरोटा के बीच में क्या पाया जाता है?
कनेक्शन पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस। वो जैसे फीटल सर्कुलेशन जिसके अंतर्गत ये इसका कनेक्शन होता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से एरोटा के अंदर डायरेक्ट जाता था, परंतु आफ्टर द एडल्ट सर्कुलेशन है ना, मतलब बच्चे का जन्म होने के बाद में लंग्स फेफड़े काम करने स्टार्ट कर देते हैं और जिसके कारण से ये कनेक्शन वापस ब्लॉक बंद हो जाने चाहिए था, परंतु बंद नहीं होता है, अभी भी चालू रहता है, पेटेंट रहता है, इसलिए ये कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेक्यू इसोफेजियल फिस्टुला से आप क्या समझते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया ट्रेक्यू इसोफेजियल फिस्टुला, इसके अंदर तो जो बी वाला है वो सही होगा ना, तो ट्रेक्यू इसोफेजियल फिस्टुला, इसोफेजियल फिस्टुला जिसमें ये है बच्चों इसोफेगस। ठीक है, ये क्या है इसोफेगस, उसके बाद में ये क्या है, ये है ट्रेकिया, इसके बीच में क्या हो जाता है कनेक्शन हो जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फिस्टुला के नाम से जाना जाता है। और कौन सा कहाँ पे है, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेक्यू इसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117। इसके अंदर लिखा हुआ है एक बच्चे के सिर का आकार सामान्य की तुलना में छोटा रहता है जिसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली। ठीक है, बड़ा होता है तो हाइड्रोसेफेली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या राइट है, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में लिखा हुआ है पेंटावेलेंट का टीका निम्न में से कौन सी बीमारी से बचाव नहीं करता है। ठीक है, डिप्थीरिया, देखो पेंटावेलेंट के अंदर DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस और हेपेटाइटिस प्लस हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये 5 प्रकार के वैक्सीन होते हैं जिसको पेंटावेलेंट के नाम से जाना जाता है। तो डिप्थीरिया, खसरा और कुकर खांसी और टिटनस, ठीक है, किसके अंदर नहीं दिया जाता है, बचाव नहीं करता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कितना है 118, जिसके अंदर आप जानते हैं कि मिजल्स है, मिजल्स इसके अंदर नहीं आया, कहीं आया है, एम कहीं लिखा हुआ है नहीं, मिजल्स खसरा है वो एक बीमारी से पेंटावेलेंट के अंदर नहीं बचाता है। ठीक है, ये 5 प्रकार की बीमारियां हैं, उसको रोकने के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन दिया जाता है, मिजल्स नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, निम्न शिशु को पेंटावेलेंट टीके की कुल कितनी खुराक पिलाई जाती है, 6 पे, 10 पे, 14 वीक्स पे। ठीक है, ये पहले हम पेंटावेलेंट देते हैं, टोटल कितनी डोज होती है, 3 डोज होती है, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पाइलोरिक स्टोनिसिस से आप क्या समझते हैं। पाइलोरिक स्टोनिसिस के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ये स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक वे वाले पोर्शन पे यहाँ वाला जो पोर्शन है पाइलोरिक वाला पोर्शन है, पाइलोरिक, इस पाइलोरिक पोर्शन है, पाइलोरिक इस पाइलोरिक पोर्शन है, इसके अंदर क्या हो जाता है, ये संकरा हो जाता है। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, कड़ा हो जाता है, जिसके अंदर आगे से फूड है वो क्या है, मूव नहीं करता है। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस कहा जाता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस ये इसमें तो क्या होगा, इसोफेजियल अट्रेसिया, इसमें होगा ट्रेक्यू इसोफेजियल फिस्टुला, और इसमें आमाशय और छोटी आंत के में बीच में पाए जाने वाला अत्यधिक संकरा भाग हो जाता है। हाँ ठीक है, तो ये सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर क्या राइट है, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा है इसमें उदर गुहा के अंग डायफ्राम से होते हुए थोरोसिक कैविटी में पहुंच जाते हैं। तो इसमें ये तो बच्चों क्या है, ये तो एक हर्निया वाला कंडीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा ये तो थोरेसिक हर्निया है, ठीक है, थोरेसिक हर्निया है या डायफ्रामेटिक हर्निया, इसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी आगे क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या राइट है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। 121 के अंदर क्या राइट है, देखो हाइपोस्पेडियसिस से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है हाइपोस्पेडियसिस के अंदर
यूरेथ्रल जो ओपनिंग होती है वो सेंटर में होती है, तो वो नीचे की तरफ हो जाती है, जिसको हाइपोस्पीडियसिस कहा जाता है। ठीक है, हाइपो ऊपर हो रही है ओपनिंग तो क्या बोल देंगे, इपीस्पीडियसिस। ठीक है, जन्म के साथ बच्चों में पल्मोनरी आर्टरी, ये तो नहीं। ठीक है, ये तो पेटेंट डक्ट आर्टियोसिस के अंदर पाया जाता है, पीडीए के बगैर। वृषणों का उदर गुहा में नहीं खिसकना, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होता है। मूत्र मार्गीय छिद्र का शिश्न का पृष्ठ भाग पर होना और मूत्र मार्गीय छिद्र का शिश्न के अधर तल पे होना। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, 121 के अंदर इसका जो राइट आंसर है वो 121 का मूत्र मार्गीय छिद्र का शिश्न के अधर तल पे होना। ठीक है, जैसे ये पेनिस है, इसके अंदर जो हॉल है जो यहाँ पे होना चाहिए, परंतु ये नीचे की तरफ होता है, जिसको हाइपोस्पीडियसिस कहा जाता है। इसके अंदर जो ऊपर वाले भाग में होता है तो उसको बोलते हैं इपीस्पीडियसिस। तो इसके अंदर डी ये करेक्ट आंसर रहेगा। इपीस्पेडियास से आप क्या समझते हैं, इपीस्पेडियास। ठीक है, इपीस्पेडियास, इसके अंदर तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। 122 का आंसर राइट क्या है, सी। ठीक है ना, मूत्र मार्गीय छिद्र का शिश्न के पृष्ठ पर होना। ठीक है, ऊपर की तरफ होता है, जैसे ये पेनिस है और उसके अंदर या ऊपर की तरफ हॉल होता है, जिसको बोलते हैं इपीस्पेडियास। ठीक है, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 के अंदर लिखा हुआ है, एक 5 साल के नर शिशु में वृषण कोष कहाँ स्थित होते हैं 5 साल के अंदर। ठीक है, उदर गुहा में, वृषण कोष में, शिश्न में, किडनी में। तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। आप जानते हैं कि वृषण कोष कहाँ पे स्थित होते हैं, सॉरी वृषण कहाँ पे स्थित होते हैं, तो वृषण कोष के अंदर स्थित होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज में ये जो वृषण कोष होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बच्चे के जन्म होने से जो पहले है जो वृषण है वो कहाँ पे होते हैं, उदर गुहा में होते हैं, और बाद में कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद में क्या है कि वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है। 37 वीक में क्या हो जाता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसके अंदर बी जे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124। भ्रूणावस्था के दौरान नर भ्रूण में वृषण कहाँ पाए जाते हैं, भ्रूणावस्था में ड्यूरिंग द गेस्टेशन एज के अंदर, तो ये उदर गुहा में होता है। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में कब 37 वीक में कहाँ पे आ जाते हैं, वृषण कोष के अंदर आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डायफ्रामेटिक हर्निया से आप क्या समझते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया, देखो वर्ड आया है, ध्यान रखना, वर्ड आया है हर्निया। हर्निया का मतलब होता है खिसकना। हर्निया का मतलब होता है खिसकना। क्या खिसकना, कोई भी बॉडी पार्ट है, उसके ऑर्गन है, वो सारे ऑर्गन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, एक कैविटी के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, कैविटी के अंदर होते हैं। परंतु वो हर्निया वाली कंडीशन के अंदर ये क्या होता है कि ये कैविटी से हट करके बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं हर्निया। ठीक है, अब इसके अंदर पहले वाले में तो एट्रेसिया होगा, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला दूसरे में, तीसरा में पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है कि इसमें उदर गुहा के अंग है ना, एब्डोमिनल कैविटी के जो अंग है वो डायफ्राम से होते हुए थोरेसिक कैविटी में प्रविष्ट हो जाते हैं। मतलब एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन है वो किस में आ जाता है, थोरेसिक कैविटी में आ जाता है, और वो किसके होते हुए आता है, डायफ्राम से होते हुए, जिसलिए क्या बोलते हैं, डायफ्रागमेटिक हर्निया के नाम से जाना जाता है। तो एब्डोमिनल कैविटी का जो पोर्शन है वो कहाँ पे आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी का पोर्शन कहाँ पे आ जाता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं डायफ्रागमेटिक हर्निया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। इसमें 126 के अंदर लिखा हुआ है, बच्चों में पाई जाने वाली रेस्पिरेटरी बीमारी निमोनिया का मुख्य लक्षण है। निमोनिया का मुख्य लक्षण कौन सा है, ए अस्थियों का कमज़ोर हो जाना, बी शरीर पे चकत्ते पाए जाना, सी सांस के साथ सीने का अंदर धंसना, सी डी चावल के पानी जैसे पतले दस्त का होना, उल्टी होना। देखो इसके अंदर राइस वाटर स्टूल है वो किसके अंदर देखने को मिलता है,
RC राइस वाटर स्टूल है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, कोलेरा के अंदर। इस प्रकार से आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। RC तो ये तो इसके अंदर ये होगा। सांस के साथ में सीने का अंदर की तरफ हो रहा, ये निमोनिया के लक्षण होता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर लक्षण है, निमोनिया के अंदर लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर C इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, C इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन में यही है, बच्चों में पाई जाने वाली श्वसनीय बीमारियां निमोनिया का मुख्य लक्षण है। तो निमोनिया के अंदर मुख्य लक्षण के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जब व्यक्ति सांस लेता है तो जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ धंसता है, ये निमोनिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से बच्चों में हैजा का मुख्य लक्षण है। हैजा के अंदर मैंने आपको ट्रिक लिखाया R से है राइस वाटर स्टूल, डी जे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 के अंदर है बच्चों को विटामिन ए का घोल किस मार्ग से दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। कब दिया जाता है, 9 मंथ पे स्टार्ट करते हैं। पहली डोज की प्रथम डोज कितनी देते हैं, 1 देते हैं, 1=1 ऐसे याद रखना। उसके बाद में दूसरी डोज कितना देते हैं, 2 लाख देते हैं, ठीक है। तीसरी डोज कितना देते हैं, 2 लाख देते हैं। मतलब पहली बार जो देंगे वो 1-1 लाख देंगे और दूसरे के बाद में कितना देंगे, 2-2 देंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि विटामिन ए का जो डोज देते हैं पहली बार कितना देते हैं, तो 1 लाख। उसके बाद में कितना देते हैं, 2 लाख। उसके बाद में कितने साल तक देते रहते हैं, 5 साल तक देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन ए का घोल है वो दिया जाता है ओरली रूट से दिया जाता है, C इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129। निम्न इसमें लिखा हुआ है टीबी रोग में रोकथाम हेतु दी जाने वाली वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है। टीबी के अंदर दी जाती है BCG वैक्सीन, BCG बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका क्या है, फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है। उसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में दवाई आती है। मैंने आपको ट्रिक लिखाया था कि इसको BCG वैक्सीन है वो किस में डिजोल्व करते हैं, BN। मैंने क्या लिखाया था, BN। N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। ये बात आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या राइट हो गया, BCG वैक्सीन है वो कौन से रूट से लगाते हैं, इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं। कहीं लिखा हुआ है इंट्राडर्मल, हाँ इंट्राडर्मल रूट से ID इंजेक्शन होता है, B इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्स नवजात में पाए जाने वाले रिफ्लेक्स है सकिंग, मोरो, स्वेलोविंग, ऑल। तो इसके अंदर सारे रिफ्लेक्स पाए जाते हैं, D इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से बच्चों में मेरास्मस के कारण पाए जाने वाले लक्षण हैं। मेरास्मस है ना, जैसे बच्चों देखो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके अंदर बड़ी बीमारियां 2 है, जिसके अंदर एक तो मैंने बताया था कैफी और एक बताया था ME, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूला याद रखना है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्या रखना है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जिसमें क्वाशरकोर होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, और एनर्जी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, मेरास्मस नामक बीमारी होती है। तो मेरास्मस के अंदर लक्षण के बारे में बात करते हैं। शरीर का वजन सामान्य से की तुलना में कम होता है, हाँ ये तो होता है। आँखों की धसी हुई होना, ये भी होता है। सबक्यूटेनियस फैट की कमी हो जाती है, ये भी होता है। और इसके अंदर D इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन लास्ट था, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 91 से लेकर के 131 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है बच्चों। तो ये था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।